नमस्कार दोस्तों। कल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हाथरस में जो एक युवती के साथ मिस हैपनिंग हुई और उसके बाद मीडिया में और एक पूरे जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें ये एक मुद्दा बना हुआ है। हालांकि उसमें योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो भी कार्रवाई होती हैं वो की हैं। जो दोषी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके परिवार को मुआवजा देने की बात हुई है, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी हुई है, मकान वगैरह देने की बात भी हो रही है। तमाम तरह की चीजें हैं, कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस की तरफ जाते हुए कल यमुना एक्सप्रेस वे पर रोके गए। और जब वहां रोके गए तो पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई, वो गिरे। उसको मुद्दा बनाया जा रहा है मीडिया के एक बड़े पार्ट में। और ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मीडिया का जमावड़ा अचानक वहां कैसे लग गया, या ये सब भी पूर्व नियोजित था। बहुत सारे सवाल हैं। इन सब सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान अखबार के पूर्व स्थानीय संपादक दिल्ली के और कॉलमिस्ट, जाने माने पत्रकार प्रमोद जोशी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद इस बातचीत के लिए। प्रमोद जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि रेप जैसी जघन्य वारदातें, शर्मनाक वारदातें, एनसीआरबी की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं 29 सितंबर को, उसमें भी ये बताया गया है कि कोई राज्य अछूता नहीं है जहां रेप की घटनाएं ना होती हों। उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, मध्य प्रदेश है, बाकी बहुत सारे राज्य हैं। और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके शासित राज्य में ये रेप ना होते हों। फिर अगर हाथरस में कोई घटना हुई है, हर घटना शर्मनाक है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा समाज कहता है, पूरा मीडिया कहता है, हर वर्ग की यही राय होती है कि बेटी चाहे किसी की भी हो, उसके खिलाफ अगर कोई भी इस तरह का शर्मनाक कांड हो रहा है तो ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पर मेरा सवाल ये है कि क्या रेप जैसे शर्मनाक जो अपराध हैं उन पर सियासी रोटियां सेकी जानी चाहिए? क्या इसको राजनीति का मुद्दा बनाया जाना चाहिए? देखिए ओमकार जी, एक तो पहली बात यह है कि जो अपराध है वो अपराध है। किसी भी अपराध के लिए उसको राजनीति से जोड़ना उचित नहीं होता। और इसमें भी जो बलात्कार है वो तो एक ऐसा अपराध है जिसको राजनीति से जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हत्या जोड़ी जा सकती है कई बार, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हत्याएं हो सकती हैं, या व्यक्तिगत राजनीतिक रंजिश के कारण हो सकती हैं। पर बलात्कार एक अलग प्रकार की एक प्रवृत्ति है जो जिसका दोष हमारे कहीं समाज में या हमें ज़्यादा व्यापक सतह पर देखना होगा। और उसको देखने के लिए हमें राजनीति से हट करके देखना होगा, क्योंकि ये एक सामाजिक दोष है या एक प्रकार की ऐसी दुष्प्रवृत्ति है जिसके लिए कई सतह पर हमें सोचना होगा। और इसलिए ऐसे में राजनीति के चाहे वो कितने ही अलग अलग पक्ष हों, उन सब पक्षों को मिलकर के एक राय बनानी होगी। तो जहाँ तक आपने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकना या राजनीतिक लाभ उठाना उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी बात का मैं एक और ये अर्थ निकालना चाहता हूँ या कहना चाहूँगा कि हमारे देश में चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे कोरोना हो, या देश में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हो, सीमा पर झगड़ा हो, अंततः वो कहीं ना कहीं राजनीति का विषय बनता है। तो क्यों बनता है? और क्या हमारा देश ऐसे मसलों पर जिनमें सर्वानुमति की जरूरत होती है, सर्वानुमति नहीं बना सकता? तो इसका मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक नासमझी का एक ही उदाहरण हो सकता है। वरना कोई जरूरत नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम राजनीतिक दृष्टि से उठाएं। जोशी जी, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अनुमति की। तो सर्वानुमति के लिए कई बार ये बात कही जाती है विपक्षी दलों की तरफ से कि ये काम तो सरकार का है, सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए
कि वो सभी दलों को, सभी विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करे, उनसे बात करे, समाज की स्थिति स्थापित हो और जो राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर सबको साथ लेकर के आगे बढ़े। तो हमने देखा है कि जहाँ तक पूर्वी लद्दाख का मसला है, उस मुद्दे पर कम से कम 2 बार तो मुझे याद आ रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसके बावजूद आप जानते हैं कि उसको मुद्दा बनाया गया। सेना के लिए भी कुछ अपमानजनक बातें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कह दी गई कि जैसे चीन ने हमारी जमीन पर घुसपैठ कर लिया हो या वो हमारी जमीन को हड़ पे बैठा हो। इसका मतलब ये भी होता है कि जब आप प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सेनाओं को भी अक्षम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सेनाओं की अक्षमता की वजह से चीन घुसपैठ कर गया है। तो क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए, ये तो अभी आप इस वर्ष की चीन की जो लद्दाख में घुसपैठ के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर आप देखें तो ये आज से 10 साल पहले से चीनी घुसपैठ के या कुछ ना कुछ ऐसे प्रसंग हमारे सामने आते रहे हैं। और अ, उन प्रसंगों पर देखिए, एक चीज और है, अतीत में अगर आप जाएं, 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, तो उस मौके पर आपने देखा होगा राजनीति इस रूप में नहीं हो पाई थी कि विरोधी दलों ने सेना की गतिविधियों पर या कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठाए हों। आमतौर पर एक जैसा देश के प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, सेना की व्यवस्था के साथ एक समर्थन का भाव होता है, वो भाव रहा। लेकिन हाल के वर्षों में आप देखें तो वो भाव जैसा दिखाई नहीं पड़ता। पिछले साल पुलवामा का जब प्रकरण हुआ उसके बाद भी आपने देखा, और आपने ये भी देखा कि जैसे कांग्रेस पार्टी को ही लें, अगर मैं सीधे उनकी आलोचना ना भी करें हम, पर जी। जम्मू कश्मीर में जो एक आतंकी एक गतिविधियां चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक बात थी कि वहाँ जो सेनाओं को जो विशेष शक्तियों का जो कानून है वो हम वापस ले लेंगे, या देशद्रोह का जो कानून है वो वापस ले लेंगे। तो ऐसे जो मैनिफेस्टो में जो आपने अगर मांग रख ली है या आपने कहा कि हम ऐसा करेंगे, तो स्वाभाविक है जो देश की जनता जैसा विचार करती है उसके परिणाम भी वैसे आएंगे। तो आपने देखा आए। अब ये सही था या गलत था ये तो अलग बात है। अब जैसे ये आप इसी का मामले को देखें, अगर हाथरस वाले मामले को, अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहाँ चूक हुई उसको भी बताऊंगा, और जी। क्यों इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी बताने का प्रयास करूंगा। पर आप एक वैसा अवसर दें, यानी इस बात को देखें कि कहीं प्रशासनिक चूक हुई या पुलिस ने कोई देरी की, तो आप आलोचना उस रूप में करें, तो ऐसा होगा, सहयोग होगा। लेकिन यदि हम लाठी लेकर के या हम सीधे ही हमला बोल देंगे, और ये पहले से तय किए हुए हैं कि नहीं, इस सरकार ने ही सारा दोष किया है, सारी गलतियां हैं, तो फिर एक दृष्टि अलग हो जाती है। यानी एक राजनीतिक दृष्टि भी एक देखने की बात होती है, एक आलोचनात्मक दृष्टि अलग बात होती है। वो स्वस्थ आलोचना होती है, उसमें एक पॉजिटिव व्यू होता है कि एक सामाजिक दोष है, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पुलिस की व्यवस्था में भी सुधार के सुझाव विरोधी दलों की ओर से आए तो वो उपयोगी होने चाहिए। और पर इस समय ऐसा लगता है कि हम बेवजह उस चीज को भड़का रहे हैं, और एक वैसे ही देश में इस समय बड़ा खराब माहौल है, कोरोना के कारण हम वैसे परेशान हैं। तो उचित नहीं है कि इस प्रकार के पर शायद राजनीति अ, की मांग होगी, या अपने आप को इस समय देश के आगे लाने की इच्छा होगी राहुल गांधी जी की, प्रियंका जी की। और ये रणनीति जोश सफल होगी या विफल होगी, ये इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ समय। जोशी जी, अ, अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी अकेले जाते, समझ में आ सकता था कि आपके दिल में उस घटना के प्रति, उस परिवार की पीड़ा के प्रति वाकई बिल्कुल। दर्द है, आपकी एक सहानुभूति है, हमदर्दी है और आप उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं। और जो स्थानीय शासन प्रशासन है उसको भी एक तरीके से संकेत या संदेश देने जा रहे हैं कि भाई आप और संवेदनशीलता से काम करें।
पर जब आप 5,000 वर्कर के साथ, लंबे कारों के काफिले के साथ, सैकड़ों टेलीविजन चैनलों के कैमरों के साथ, उनके संवाददाताओं के साथ पूरी एक हुजूम लेकर के डिमॉन्स्ट्रेशन कर, जबकि वहां धारा 144 लगी हुई है। एक दिन पहले ही हाथरस के सासनी गेट पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। तनाव पसरा हुआ है। कुछ संगठन हैं जो लगातार स्थितियों को गलत मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप हजारों की भीड़ लेकर के वहां जाते हैं, पुलिस से टकराते हैं, धक्का मुक्की की नौबत पैदा करते हैं, तब तो आपकी नीयत पर सवाल खड़ा होगा कि आप इस चीज को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, या वाकई आपके मन में कोई हमदर्दी थी उस परिवार के लिए, विक्टिम्स के लिए। ओमकार जी, असल में हाल में अगर देखें तो पिछले 5-6 महीने में यह तीसरी घटना है जब कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने का मौका मिला है। मौका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक रणनीतिक या राजनीतिक रणनीति का एक वो है तरीका। इससे पहले विकास दुबे वाला एक मामला हुआ था, और उसके जी पहले जो ये मजदूर आपके प्रवासी मजदूर जब वापस जा रहे थे अपने अपने राज्यों को, तो उस वक्त उनको बसों से ले जा करके पहुंचाने को लेकर के विवाद खड़ा हुआ था। इन जी दोनों मामलों में भी, जो इसके पहले के हैं और इस मामले में भी, अगर आप गौर करें तो दो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पद्धतियां हो सकती थी। जैसे इस मामले को आपने कहा कि अगर परिवार से हमदर्दी थी तो 2-3 व्यक्ति, वो भी सरकार की सहमति लेकर के, उनसे बात करके, उनके अधिकारियों के साथ भी शायद सरकार भी इसमें उनकी मदद करती, और कुछ लोगों के साथ चूंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होती है, जी आप पहुंच सकते थे। क्योंकि ये दोनों ही, जो भी राहुल जी और प्रियंका जी, दोनों एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इनकी सुरक्षा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर वो सुरक्षा नहीं हो पाएगी, कुछ हो गया उनके साथ, तो भी दोष राज्य सरकार के ऊपर ही आएगा। और अगर 4-5 हजार 6 हजार लोग साथ में होंगे तो और भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों के बीच में कौन ऐसा कोई नकारात्मक ढंग से सोचने वाला, कोई आतंकवादी, या कोई और जो बदला लेने की इच्छा रखने वाला, कोई भी हो सकता है। पर एक ये बात है कि पार्टी अगर अपने आप को खड़ा करने के लिए, अगर वो आंदोलनों का सहारा लेना चाहती है, तो ये भी एक राजनीति हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर उसके लिए आपको हाथरस जाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप जनता के बीच में जाना शुरू करें। बलात्कार जो है वो एक ऐसी घटना नहीं है। बलात्कार दरअसल, अगर आप, जैसे आपने बताया कि राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश, पंजाब में भी है, या छत्तीसगढ़ में भी है, वहाँ पर भी आप उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, और उसके साथ उत्तर प्रदेश को भी जोड़ लें। तब तो समझ में आता है कि आपका सभी के लिए कोई एक कार्यक्रम है जो सामाजिक बदलाव के लिए कार्यक्रम है। लेकिन ऐसा कार्यक्रम है नहीं। वो बात ये है कि अपने आप को, पार्टी को स्थापित करने की इच्छा है, पर वो इच्छा से तो कोई गलत साबित नहीं होता, उसके तौर तरीकों को लेकर के दिक्कत होती है। अगर जनता की, जी अल्टीमेटली तो देखने वाली जनता है, जो वोटर है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी इच्छा में कितनी सदाशयता है, सद्भावना है, कितनी नकारात्मक सोच है। तो मुझे लगता है अभी जो पार्टी ने अभी बहुत अच्छा नैरेटिव या नजरिया लेकर के सामने नहीं आई है। ये इन चीजों का, जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए उस नाटकीय घटना की बात करें जिसमें राहुल जी गिर गए, या गिराए जिसने भी जी किया होगा, गिराने वाले की तो क्या इच्छा होगी, क्योंकि मुश्किल यह है कि छोटी सी बात का वो दंगल बन जाता है, तो पुलिस वाले लगा, आपने देखा है ऐसे फोटो भी आए हैं जिसमें पुलिस वालों का कॉलर पकड़ रखा है उन्होंने। तो कोशिश तो पुलिस वाले की हमेशा यही होगी, लेकिन एक दो दृश्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनको देखने से लगे कि गिरा दिया, तो उस नाटकीयता से कोई जी लाभ नहीं होने वाला। इसको एक समझदारी के साथ करना चाहिए। आंदोलन करने में भी कोई बुराई नहीं है। आंदोलन खड़े करें, पर वो एक सामाजिक आंदोलन होगा, वो गांव-गांव, शहर-शहर होगा, जिसमें लोगों से अपनी मनोवृत्ति को बदलने की इच्छा का आह्वान होगा, बेटियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का आह्वान होगा,
और वो एक लंबी यात्रा है, वो एक दिन में और मीडिया के सैकड़ों कैमरों से नहीं होने वाली है। उसमें तो करोड़ों लोगों की भागीदारी की जरूरत है, और वो करें तो बहुत अच्छी बात है। जोशी जी, दो सवाल उठते हैं, तो पहला सवाल पर मैं पहले आता हूं। कांग्रेस के भीतर एक बगावत की स्थिति देखने को मिली थी हम लोगों को, और 23 सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिनमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 5-6 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कई सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे हैं, और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के भी पूर्व अध्यक्ष हैं। इन 23 नेताओं ने कई मांग रखी थी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इस चिट्ठी का एक संकेत संदेश ये था कि बहुत हो गया, अब हमें राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। उसका संकेत यही था, उसका संदेश यही था। और अगर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि किसी गैर गांधी को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाए, गांधी परिवार से कोई नहीं लेगा, तो फिर से राहुल गांधी की ही ताजपोशी की तैयारियां क्यों चल रही हैं? इसमें एक पेंच और है। इसमें पेंच ये है कि गांधी नेहरू परिवार कहता कुछ है, लेकिन करता हुआ कुछ और दिखाई देता है। अब भी जो एक्ट किया है भाई बहन ने, इसमें भी अब यही एक बात देखी जा रही है कि जो कांग्रेस के भीतर से सवाल उठ रहे हैं इनके नेतृत्व को लेकर के, क्या उन नेताओं को जवाब देने के लिए, या ये शो करने के लिए कि मैं अग्रिम पंक्ति में जाकर के पार्टी को लीड करने के लिए तैयार हूं, पुलिस की लाठियां भी खाने को तैयार हूं, वर्कर्स का मनोबल भी बूस्ट अप करने के लिए तैयार हूं, आप लोग क्यों मुझे आगे आने से रोकना चाहते हैं? या इस तरह की आवाजें आखिर हमारे परिवार के लिए या मेरे लिए उठती ही क्यों हैं? कहीं ना कहीं एक ये संदेश भी देने की कोशिश है राहुल गांधी की तरफ से, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी की तरफ से। हाँ हाँ, इस समय तो जो बात आप कह रहे हैं उसका एक जो सीधा अर्थ ये है, सीधा वो ये कि पार्टी किसी प्रकार से वो करना चाह रही है जो जिसको जो करने में पार्टी समर्थ है, यानी कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की अगर इच्छा है, क्योंकि किसको बनाना है? सोनिया जी को बनाना है, प्रियंका जी को समर्थन करना है, और पार्टी का जो भी आसपास का जो भी एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सब, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कहिए या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ये सब उसके उसके लिए तैयार हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? उनको जल्दी जल्दी घोषित कर देना चाहिए। पर दिक्कत जो है वो ये है कि उन्हीं की बातों से इसमें, चूंकि राहुल गांधी ने पिछले साल जब मई के महीने में इस्तीफा दिया था और ये बात कही थी कि अब एक नया नेतृत्व तैयार करना चाहिए, और हम खानदान वगैरह पर या परिवार वगैरह का उसमें नहीं चाहेंगे। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं एक तरीका बताऊंगा, इसको किस प्रकार से करेंगे। तो इसका एक अर्थ ये हुआ कि पार्टी के शिखर पर, और आज भी अगर देखें तो सोनिया जी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन अंततः व्यवहारिक रूप से अध्यक्ष तो राहुल गांधी ही हैं, और कल जी। को चाहेंगे तो कोई रोक नहीं है। पर रोक अगर है तो वो अंतर मन से ही कहीं पर रोक है, या अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वो एक प्रकार की व्यापक सर्वानुमति या ऐसी कुछ वो चाहते हैं शायद। और जैसे आज कल जो भी घटनाएं हुई उसके बाद ट्विटर पर देखें तो उनके कुछ समर्थकों का जो वो है, उससे लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। पर ये तो कोई फतह नहीं हुई, अगर आप गिर गए नीचे तो उतने मात्र से क्योंकि जो नैरेटिव है पार्टी का, वो आप अगर गिर जाएं तो या खड़े रहें तो उससे नहीं बनता, वो तो विचारधारा से बनेगा। पूरे देश को समझ में आने वाली बातें अगर आप कहें, देश की जनता के बीच में अगर आप जाएं, आपने जिन 23 लोगों के पत्र की बात कही, उस पत्र में वास्तव में ठीक है उसका स्वर ऐसा निकलता होगा, पर जो बातें उन्होंने कही थी, ये कही थी कि पार्टी के ऊपर से के नीचे तक चुनाव से नेतृत्व तय हो, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव से हो,
प्रादेशिक अध्यक्ष भी हों, यहाँ तक कि पंचायत तक के जो संगठन के पदाधिकारी। बात तो बहुत आसान है कहना, लेकिन जिन लोगों ने भी ये मांग रखी थी वो अच्छी तरह जानते थे कि कांग्रेस पार्टी में ये संभव नहीं है। और इसीलिए जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये जब चिट्ठी आने के बाद अगस्त में बैठक हुई, तो सबसे पहले हमला उन्हीं लोगों पर हुआ। यानी उस पत्र के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई उसमें। हमला जी उन लोगों पर जी हुआ जिन लोगों ने पत्र लिखा। और अभी आप अगर गुलाम नबी आज़ाद की जो राज्यसभा में जो आखिरी दिन की जो स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये मेरी अंतिम स्पीच हो राज्यसभा में। तो क्या मतलब है? कोई ना कोई उनको बात समझ में आती होगी तभी तो वो ऐसा कह रहे हैं। तो जी बात जी सिर्फ ये है कि अगर तय है कि भई ऐसा ही होना है, तो पार्टी को जल्दी से जल्दी राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष के रूप में घोषित कर देना चाहिए। उसमें देर लगाने से भी दिक्कत ही होगी, क्योंकि फिर आखिरकार देखने वाली तो जनता है ना, वो देख रही है कि क्या है सही है, क्या है गलत। दूसरा जो मुद्दा मैं जिस पर आना चाहता था वो ये है, आप हम सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को निर्णायक ताकत मिलती रही। उसी के बेस पर प्रधानमंत्री भी बनते रहे, और इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो उत्तर प्रदेश ने ही दिए उत्तर हैं, वहीं प्रदेश। से आए हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है, जब तक आपके साथ नहीं होगा तब तक आप केंद्र में वापसी के सपने देखना छोड़ दें, ये एक संदेश संकेत होता है। 2014 की हम बात करें, 2019 की बात करें, 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को, उसके गठबंधन सहयोगियों को 80 में से 73 सीटें दी। 2019 में भी हालांकि सपा बसपा और आरएलडी इनका एक गठबंधन बन गया था, कांग्रेस तो उस गठबंधन में नहीं शामिल की गई थी, तो भी अ, भारतीय जनता पार्टी ने 60 से ज्यादा सीटें जीत ली थी। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये अच्छे तरीके से जानते हैं, सोनिया गांधी जानती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एकदम दीवार से लग गई है, किनारे से लग गई है। 2014 में फिर भी दोनों की सीटें आ गई थी, रायबरेली की भी, अमेठी की भी। 2019 में अमेठी राहुल गांधी हार गए। वायनाड से अगर सीट चुनाव नहीं लड़ते तो शायद लोकसभा में भी पहुंचने के लाले पड़ जाते। नहीं बोलता। विधानसभा चुनाव की बात करें तो केवल 7 सीटें आपको मिलती हैं, केवल 7 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश से। क्या यही वजह नहीं है इतनी हड़बड़ाहट की, बार बार उत्तर प्रदेश जाने की, बार बार योगी पर और मोदी पर अटैक करने की, मुद्दों को उठाने की, राजनीति गरमाने की? ओमकार जी, असल में कांग्रेस पार्टी को एक चीज का श्रेय जाता है, श्रेय या उनके ऊपर आरोप लगता है। जो देश में धर्म, जाति और जो उपजातियों की जो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति है, उसकी शुरुआत कांग्रेस से हुई है, ना कि दूसरे राजनीतिक दलों से। इनिशियल जो वर्ष हैं, पहले 10 और 15 और 20 वर्ष, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी के पास सबसे अच्छा डेटा है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी जाति के, कौन सी उपजाति के कितने प्रतिशत वोट हैं। अगर आज भी कोई रिसर्च करेगा तो सबसे अच्छी सामग्री, क्योंकि और उसी आधार पर प्रत्याशियों को टिकट देना या उस प्रकार की बात करना। लेकिन आपने जैसा कहा 90 के दशक में, बल्कि 80 के दशक के अंतिम वर्षों में कांग्रेस देश के 2 बड़े राज्यों में, आप उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, मैं कहूँगा बिहार भी अगर आप उसमें शामिल करें, कांग्रेस की ये सोशल इंजीनियरिंग बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। उसमें एक बड़ा कारण ये जो बीजेपी का जो मंदिर आंदोलन था, मतलब आंदोलन तो उन दिनों पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था, या ये जी मंडल वाला आंदोलन शुरू हो गया था बिहार और उत्तर प्रदेश में। पर ये जो मंदिर के आंदोलन के कारण कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों का सहयोग लेना शुरू किया जो बीजेपी के खिलाफ हो सकते थे। तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने वो मोर्चा संभाला और कांग्रेस उनकी शरण में चली गई।
अच्छा, उससे क्या हुआ, एक जातीय, दोनों जो नेता मैंने नाम बताए उनका एक जातीय आधार था, साथ में चूंकि एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स थी तो मुस्लिम वोट और उसमें जोड़ दिया। और हुआ क्या कि एक तरह का वोट तो बीजेपी के पास चला गया, दूसरे तरीके का वोट इनके पास चला गया, और कांग्रेस अब वोट शून्य हो गई, या कहिए कि जनाधार उसका बहुत कमजोर हो गया। और उसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में नहीं उठ पाई। अच्छा, आपने जी इसके पहले जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उसमें देखा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, वो गठबंधन भी सफल नहीं हुआ। बिहार में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का इस समय अभी चल रहा है, देखेंगे कि जो चुनाव आने वाला जी है उसमें गठबंधन कितना बनता है, कितना सीट मिल पाती है। लेकिन आप ये देखिए कि इन दो बड़े राज्यों में, हालांकि बिहार से तो उतनी सीट नहीं है, उत्तर प्रदेश से तो बहुत ज्यादा, 80 सीट है, बिहार से उसकी आधी सीट आती है, लेकिन ये दोनों राज्य मिला के करीब करीब 125 के आसपास सीट देता है, जो लोकसभा में अगर किसी का इन दो ही राज्यों में अच्छा प्रभाव हो तो लोकसभा में उतने से अगर वो चाहे तो देश सरकार चला सकता है। फिर अभी हरियाणा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ और राज्य भी हैं जो इस प्रकार की राजनीति से प्रभावित होते हैं। कांग्रेस ने सायास या अनायास हिंदी क्षेत्र की या तो समझ ठीक से विकसित नहीं की, हिंदी का जो वोटर था, हिंदी इलाके का जो वोटर था, उसकी भावनाओं को नहीं समझा और जल्दबाजी करी और उसको अपने हाथ से निकल जाने दिया। अब क्या हुआ है कि जी उत्तर प्रदेश में आपने जातीय वोट हो गया, बीजेपी बीएसपी अलग हो गई, एसपी अलग हो गई, बिहार में बिल्कुल ही जातियों का घोटाला खड़ा हो गया है कि इतना लंबा चौड़ा वो है कि उसको गठबंधन को समझना ही बहुत मुश्किल काम हो गया है। और ये जो जी एक प्रकार का चक्रव्यूह कांग्रेस कभी बुना करती थी, उसके वो खुद आ गई है उसके अंदर। अब आप बता रहे हैं 7 सीट रह गई है, पता नहीं आगे जा करके क्या होगा। उत्तर प्रदेश 7 की 12 हो जाएंगी, एक बार 20-22 हो गई थी तो माना जा रहा था कि बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई है। आपने 2017 के जो उस समय ऐसा माना जा रहा था कि शायद वापसी हो रही है, जब दो 22 सीट या कुछ ऐसी सीट मिल गई थी। तो ये ये स्थिति आ गई है, वो राज्य जिस जो कि मतलब एक छत्र जिस पर शासन हुआ करता था पार्टी का, वो अब वहां पर 5-5 10-10 सीट के लिए वो कर रही है। जो रायबरेली और अमेठी और जो ऐसी सीट हैं जो उनके पारिवारिक मजबूत वो हुआ करते थे किले, वो टूट चुके हैं। राहुल गांधी का हार जाना ही अपने आप में वो बहुत बड़ा संदेश है, उसको देखना जी चाहिए कि जी उत्तर जी। प्रदेश में हो क्या रहा है। और एक सवाल ये भी उठा है जोशी जी कि कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो दिखा रही है। चाहे जीएसटी हो, चाहे कृषि सुधार बिल हो, ये सब बिल्कुल। इसका इनिशिएट किया था मनमोहन सिंह ने। लेकिन जब मोदी सरकार लेकर के आ रही है तो ये कहा जा रहा है हमारा जीएसटी तो वैसा था, हमारा कृषि बिल में तो ये था, इनके कृषि बिल में ये है, इनके जीएसटी में ये है। मतलब कमियां निकालना शुरू करना। दूसरे, आपके शासित राज्यों में अगर बलात्कार की घटनाएं होती हैं, कोई जघन्य अपराध होता है, तो आपके मुंह से एक बोल नहीं फूटता है। अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कोई वारदात हो रही है तो आप 5,000 कार्यकर्ताओं को और टीवी के चैनलों के कैमरों को, संवाददाताओं को लेकर के उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो ये चीजें क्या कांग्रेस को और ज्यादा एक्सपोज नहीं कर रही हैं? मतलब आप जो एक वैचारिक दिशा होती है, जो एक परिपक्वता होनी चाहिए मुद्दों को लेकर के, थॉट को लेकर के, नीतियों को लेकर के, उस स्तर पर आप बड़े सहज रूप से एक्सपोज हो जा रहे हैं पब्लिक के बीच में। हाँ, ये जो अभी किसानों से जुड़े 3 जो कानून अभी केंद्र सरकार ने पास किए हैं संसद से, ये तीनों ही प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव हैं। इसमें से 2 का तो उल्लेख 2019 के लोकसभा चुनाव में साफ साफ मैनिफेस्टो में पार्टी ने किया है। लेकिन अगर वो हमारे कैसे थे या उनके कैसे हैं इसका फर्क बताते हुए भी ये कहे कि हम इस बात के पक्षधर हैं कि इन कानूनों को लागू किया जाना चाहिए,
तब तो फिर आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तब फिर आंदोलन का उद्देश्य तो राजनीति है, यानी हम विरोध या प्रतिरोध को शुरू करना चाहते हैं। अब आप देखें, ऐसा ही राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर के था, लेकिन वो कर्ज माफी का मामला पीछे चला गया। मध्य प्रदेश में फलाना तारीख आज शुरू होते ही हम 100 दिन के अंदर ये कर्ज सब माफ कर देंगे, लेकिन उस आश्वासन को हम पूरा नहीं कर पाए। तो ये भी जो दो बातें जो होती हैं, आप दोहरा मापदंड जिसे कहते हैं, तो दोहरा मापदंड को पूरा करने का कल को मान लिया सहयोग से, हालांकि शायद पार्टी को उम्मीद नहीं है कि वो 2024 के चुनाव में आएगी, तो ऐसा क्या वादा कर सकती है कि ये जो किसानों के जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं इनको हम वापस ले लेंगे और हम पुरानी व्यवस्था को लागू कर देंगे? क्या ऐसा भरोसा देते हुए चुनाव में उतर सकती है? नहीं उतर पाएंगे। आप देखिएगा कि ये पूरा मनमोहन सिंह की सरकार के समय के जो शुरू हुए, बल्कि 1900 नरसिंह राव की सरकार के समय के जो शुरू हुए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी चलाए या उसके बाद भी चलाए गए, और अब उनको ही आगे बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है, उनमें पार्टी को कम से कम अपना सहयोग या कहिए कि समर्थन देना चाहिए और मानना चाहिए। पर होता क्या है, राजनीति हमें उल्टा दिशा में ले जाती है, और यही बात शायद वोटर को पसंद नहीं आती। अगर आती है तो आप परिणाम देखिएगा, अभी तो बिहार का चुनाव अगले महीने नवंबर में होने ही जा रहा है, तो जी उसके बाद आपको कुछ चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी कि उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन कितना है, कितना नहीं है। जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इन सभी जो लेटेस्ट इस समय टॉपिक हैं, मुद्दे हैं, और ख़ास तौर से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने जो हाथरस जाने के लिए प्रयास किया, उसको उनको रोका गया, और उस पर जो इस समय मीडिया में एक कहना चाहिए हलचल आई कि थी। हलचल है पूरी, तो उस पर हम्म, एक आपसे बहुत ही सार्थक विमर्श हुआ है, विचार विमर्श हुआ है। जी हाँ। आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आपने थैंक यू समय सो दिया, धन्यवाद। ओका जी, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।